नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस। दो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बढ़िया आर्टिकल्स का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आज बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स हमने चूज किया है, जैसे कि लोग ईवी के पीछे भाग रहे हैं बट सीएनजी बाइक जो बजाज ने लॉन्च की है उसने रिकॉर्ड सेल्स कर दिए हैं इस वक्त। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया में करीब करीब 86,000 करोड़ के स्टॉक्स शेयर्स बेच दिए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। तो क्यों इंडिया छोड़ के ये लोग भाग रहे हैं इस वक्त? अगली खबर जो अगर आप देखेंगे ये है फॉल सीजन। करीब 37 लाख करोड़ का लॉस। किसको हुआ है ये लॉस और कैसे हुआ है? इसके अलावा एनवीडिया पिप्स एप्पल। एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, अब ये दूसरे नंबर पर आ गई है और एनवीडिया ने इसे पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन और चाइना के रिलेशंस को, क्योंकि इन पर काफी भारी टैक्स लगा दिया था यूरोपियन यूनियन ने। तो अब क्या ये अपने टैक्स को वापस लेने वाले हैं? और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग सेंसेक्स को कि ये आ चुका है ये 80,000 के भी नीचे, क्या ये और नीचे जा सकता है और क्या रीजन है कि इतनी तेजी से ये नीचे आ गया। एंड फिर हम लोग एक बार पूरा एनालिसिस करके हम लोग रिलेट करेंगे कि कैसे इन सारे आर्टिकल्स का हमारी लाइफ पर असर पड़ता है, हमारे पॉकेट पर, फाइनेंसेस पर, किस तरीके से हम अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं करंट सिचुएशन को देख करके। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से ही। ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो उन लोगों के लिए जो बाइक को यूज करते हैं डेली, बाइक के लिए, बाइक को कम्यूट के लिए यूज करते हैं, आगे खरीदना चाह रहे हैं बाइक, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर बाजार में, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बजाज ऑटो ने सीएनजी बाइक लॉन्च की जिसका नाम था फ्रीडम 125। अब देखेंगे बजाज ऑटो के इस बार रिजल्ट कुछ खास नहीं रहे, तो शेयर काफी नीचे आ गया है जी। 13,000 से शेयर आप देखिए 10,000 पर आ गया है। 30% की गिरावट काफी बड़ी गिरावट होती है। तो यहाँ पे बजाज ऑटो का जो सीएनजी मोटरसाइकिल है काफी बढ़िया रिजल्ट्स दिखा रहा है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अकॉर्डिंग टू वाहन रजिस्ट्रेशन करीब 8,310 यूनिट रिकॉर्ड कर ली है और ग्रोथ है करीब 68% का सीएनजी मोटरसाइकिल की सेल्स में। ये सबसे हाईएस्ट सेल्स है सिंस लॉन्च इन जुलाई दिस ईयर। तो इस साल ये जुलाई में लॉन्च हुआ था एंड क्लोज टू 9,000 गाड़ियां अब बिक चुकी है सीएनजी की। तो कंपनी प्लान कर रही है कि भाई देखो, सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है। जब डिमांड इतनी बढ़िया है तो इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ना चाहिए उसी तेजी से। तो करीब करीब 30,000 यूनिट ये कह रहे हैं कि ये होलसेल डिस्पैचेस कर देंगे थर्ड क्वार्टर में, Q3। थर्ड क्वार्टर कौन सा होता है? सितंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीसरा क्वार्टर होता है हमारे फाइनेंशियल ईयर का। एंड यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड पाइपलाइन है। एंड जो डिलीवरी बेस मॉडल ये इसका 95,000 का है। तो ऐसी गाड़ी जो बहुत बढ़िया एवरेज देती है, 80-90, कुछ लोग तो 100 भी बोल रहे हैं, 100 का भी एवरेज दे देती है ये। तो ये ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमैटो, हर जगह पे बहुत काम आ सकती है अगर ऐसी बाइक हो जिसका फ्यूल भी सस्ता हो और जो इतनी बढ़िया एफिशिएंसी दे दे। तो इसीलिए ये बाइक मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही रही तो बजाज के स्टॉक प्राइस में भी कुछ कमाल देखने को हमें मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर इसने कमाल कर दिया और इतनी रेवेन्यूज जनरेट कर दिए तो। इसके अलावा बजाज अब नंबर 2 पर भी आ चुकी है ईवी टू व्हीलर के सेल्स में। तो जिनकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं वो काफी बढ़िया बिक रहे हैं और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में तो वो है ही है। तो बजाज ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही टाइम पर डाइवर्सिफिकेशन किया है मैं कहूंगा। प्रॉपर टाइम पे ईवी भी ले आए हैं अपना और प्रॉपर टाइम पे सीएनजी भी ले आए हैं। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ये प्रोवाइड करता है बजाज के ही बायर्स को कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी लेंगे, आप सीएनजी वाली लेंगे, आप इलेक्ट्रिक वाली लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा बढ़िया पेनिट्रेशन कहाँ पे है। सीएनजी पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे टू व्हीलर में सबसे बढ़िया दिल्ली में है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो केरला, बिहार और राजस्थान यहाँ पर है। तो काफी बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे। और जो सक्सेस है इसकी वजह से बाकी जो कंपटीटर्स है वो भी जल रहे हैं बजाज से। उन्होंने कहा है कि अब हम भी ज्वाइन करेंगे बजाज को, हम भी सीएनजी व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे टीवीएस देखिए, टीवीएस ने कहा है कि वो भी एंटर करेगा इस सेगमेंट को। एंड बजाज के एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना इस प्रोडक्ट की, इससे कम से कम 2 साल लगेगा दूसरे कंपटीटर्स को बजाज के लेवल पे पहुंचने में। तो 2 साल तक एनालिस्ट तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कंपटीटर नहीं है बजाज का यहाँ पर। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे। ये है एफपीआई के बारे में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो फॉरेनर्स हैं जो एज अ फंड इंडिया में निवेश करते हैं, इंडिया के स्टॉक में, इंडिया के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी। तो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। एंड यहां पर इन्होंने करीब 85,790 करोड़ के शेयर्स इस महीने बेच दिए हैं। तो
लोग अगर आप देखेंगे ना इंडिया में इस वक्त तो बहुत ज्यादा बुलिश हैं, कह रहे हैं कि इंडिया इतना बढ़िया ग्रोथ रेट दिखा रहा है, 6.7% का ग्रोथ रेट है, आगे इतना बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट। एंड काफी बढ़िया बढ़िया चीजें हम लोग कर रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इतना आगे कंजप्शन होना है, सब कुछ है। तो फॉरेनर्स को क्यों अभी इंटरेस्ट नहीं है? और हमें तो देखिए इस टाइम पे एक्चुअली एफडीआईज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एफडीआई का डेटा भी हमारा कम है। एंड एफपीआईज क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी आर लुकिंग एट जीरो और नियर जीरो अर्निंग्स ग्रोथ। जो पैसा कमा रही है ना इस वक्त कंपनियां, वो उतना ही कमा रही है, बहुत सारी कंपनियां, जितना वो पिछले साल इस महीने कमा रही थी, इस क्वार्टर कमा रही थी। कई सारी कंपनीज के अगर आप रिजल्ट देखेंगे जो रिसेंटली आया, आप देखिए कि पिछले साल और इस साल में कंपेयर करने पर कोई ग्रोथ ही नहीं है। मैं पिछले साल भी 100 रुपए कमाता था, इस साल भी 100 रुपए कमाता हूँ, लेकिन पिछले साल मेरी वैल्यू थी 1000 रुपए, इस साल मेरी वैल्यू हो गई 2000, 1500 रुपए। तो क्यों हो गई इतनी वैल्यू? उसको जस्टिफाई कैसे करूंगा मैं? प्रॉफिट से। लेकिन जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो इस तरीके का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स और कंपनीज है जहां पर कहीं पर तो टेम्पररी, लेकिन कहीं पर अगर आप देखिए रियलिस्टिकली तो अच्छा नहीं किया है इन्होंने। एंड आगे भी ऐसा नहीं कि कुछ बहुत चमत्कार होने वाला है। सो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो सेल ऑफ आया इंडिया के स्टॉक्स में, वो इसका रीजन ये भी था कि चाइना में बाइंग हुई है। तो चाइना में बाई करने के लिए इंडिया में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया गया है। तो एफपीआई ने नेट 85,790 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। जो डिस्टिंक्ट चेंज है लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड में, वो डिसर्नेबल है फ्रॉम द रीसेंट मूवमेंट्स। तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी एनालिस्ट का कहना है कि नहीं चल रही है, क्योंकि बाय कर रहे हैं डिप्स पे तो और डिप्स आ जा रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप अच्छी क्वालिटी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज बाय करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, राइट। या फिर अगर आप ट्रांचेस में बाय करेंगे। प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो मार्केट में बिल्कुल नए होते हैं, पूरा पैसा एक ही बार में मार्केट में झोंक देता है। उन्हें लगता है कि बस अगर अभी बाय नहीं किया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो ये जो इम्पेशेंट है या इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हैं, सबसे ज्यादा ये परेशान होता है। और ये शॉर्ट टर्म जो पैनिक होता है उसमें सेल भी कर देते हैं, लॉस में तुरंत लॉस बुक कर लेते हैं, जरा सा भी वेट नहीं करते कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है नहीं है। तो ये सारी चीजों की वजह से लोगों का यूजुअली लॉस होता है। तो अभी काफी सारी इवेंट्स भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस में, उसमें अनसर्टेनिटी है कौन आएगा, क्या डिसीजंस लेगा, कि रिपब्लिकन कैंडिडेट अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो वो क्या करेंगे, टैक्स चेंजेस। इसके अलावा जो यूएस रेट कट हुआ है ना अभी 50 बेसिस पॉइंट्स का, इसके बाद भी थोड़ा जो आउटलुक है ना वो चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेजरी यील्ड है यूएस में वो अभी भी 4.19% है, जो बढ़ चुकी है। तो क्या हुआ, यूएस में ब्याज दर घटे, ट्रेजरी यील्ड नीचे आई एंड फिर वापस ऊपर जाने लग गई। इसका मतलब बॉन्ड मार्केट यहाँ पे बहुत ही अलग चल रहा है। लॉन्ग टर्म जो यील्ड है हमारे बॉन्ड्स पर, वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये उल्टा और बढ़ते जा रहे हैं। यूएस ने पिछले एक हफ्ते में $550 बिलियन का डेट और ऐड कर दिया है। तो ये जो सिनारियो है यहाँ पे कॉशियस है, बॉन्ड मार्केट भी एंड इन्वेस्टर्स भी थोड़ा कॉशियस है इसको लेके। लेकिन जितनी भी सेलिंग आ रही है वो इंडियन मार्केट में आ रही है। यूएस मार्केट तो बढ़ ही जा रहा है, ग्लोबली सारे मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं इस वक्त, सिवाय इंडिया के सिर्फ इंडिया यहाँ पे नीचे जा रहा है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। फॉल सीजन 37 लाख करोड़ लॉस्ट। यहाँ पे बात हो रही है शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट्स की। जितने अभी टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा, जितना भी मार्केट कैप है ना हमारे कंपनीज का, टोटल सारी कंपनीज की वैल्यू आप मिला दो तो करीब करीब यहाँ पे बात हो रही है कि 87 लाख करोड़ का हमने गेन किया था हमने कब? फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ने अभी करीब करीब 37 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है उसमें से। तो ये वर्स्ट, सबसे खराब सिंगल मंथ रहा है। लेकिन मैं बता दूं ये लॉस क्या है। अगर आज आप कार लेकर आते हैं लेट्स से, या फिर आप एसेट खरीदते हैं, मैं कार को एसेट नहीं मानूंगा, एक जमीन खरीदते हैं 10 या 15 लाख रुपए में, तो अगर आपके बगल वाले ने जमीन वही 12 लाख वाली 10 लाख में बेच दी, तो हो सकता है आपके जमीन की वैल्यू कम हो गई हो, लेकिन वो आपका लॉस नहीं है। लॉस तो तब होगा जब आप उसे बेच देंगे आज के आज ही, आपने देखा कि वैल्यू कम हो गई तो बेच दो। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे कि यार मैंने 5 साल के लिए लिया है, मैंने 10 साल के लिए लिया है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तब तो ये बढ़ेगा ही। दैट्स इट। तो यही चीज है कि ये न्यूज़पेपर में आप देखते हैं टाइटल्स 30 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का एक दिन में लॉस। लेकिन किसका लॉस? कौन बुक कर रहा है ये लॉस? कोई भी नहीं कर रहा है। लोग उल्टा और बाय कर रहे हैं मार्केट के नीचे जाने पर। तो ये काइंड ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होता है। ये कहूंगा मैं कि ये थोड़ा सा फियर इंस्टिल कर देता है लोगों के अंदर। तो सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 6-6.5% का ड्रॉप आया है इस महीने, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि मार्केट 30% ऊपर, 40% ऊपर जा चुकी है जहां से। तो 6% का ड्रॉप इज नथिंग। हम तो करेक्शन भी नहीं बोलते हैं 6% के ड्रॉप को, अगर आप देखें ना क्रैश बोलते हैं। 10% का ड्रॉप भी आता है, वो भी करेक्शन ही होता है, क्रैश नहीं बोल सकते हम इसे। तो यहाँ पे
काफ़ी अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस वहाँ पे भी शार्प फॉल आज देखने को मिला है हमें। एट द एंड ऑफ फ्राइडे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप हमारा रहा है करीब $5.2 ट्रिलियन बीएसई का। सेंसेक्स 80,000 के नीचे क्लोज हुआ। सेंसेक्स क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स 2 बेंचमार्क है। तो कोई पूछे ना कि क्या आज इंडियन मार्केट पॉजिटिव है? तो चेक करो निफ्टी सेंसेक्स दोनों पॉजिटिव हैं अगर तो इंडियन मार्केट पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हम बोलेंगे इंडियन मार्केट नेगेटिव है। तो इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये गेज करते हैं कि मार्केट परफॉर्म कैसा कर रहा है ओवरऑल। तो जो करेक्शन है ये होना था। फंडामेंटल्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल में लिखा है कुछ कुछ सेक्टर्स के, क्योंकि उनके प्रॉफिट इस हिसाब से नहीं ग्रो कर रहे हैं जिस हिसाब से स्टॉक प्राइसेस ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए ये रीजन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी काफी सेलिंग कर दी है इंडियन मार्केट्स में। बात करूंगा मैं अब एनवीडिया और एप्पल की। एप्पल कई दिनों से दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनकर मैं कहूंगा ट्रेड कर रही है स्टॉक मार्केट में। दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन जितने भी रिकॉर्ड्स थे। लेकिन अब एनवीडिया ने फाइनली डीथ्रोन कर दिया एप्पल को। एनवीडिया ने पीछे छोड़ दिया है एप्पल को। अब ये बन चुका है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। फ्राइडे को रिकॉर्ड सेटिंग रैली आई है स्टॉक में, क्योंकि नई सुपर कंप्यूटिंग एआई चिप्स की डिमांड कम ही नहीं हो रही है, जो इनके सुपर कंप्यूटिंग चिप्स की डिमांड है। एनवीडिया थोड़ी देर के लिए सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गया था जून में, लेकिन इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल इससे आगे निकल गए। लेकिन अभी जो टेक ट्रायो है, जो 3 टेक कंपनीज है, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो नेक टू नेक चल रहा है, बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप अभी चल रहा है $3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। एनवीडिया का स्टॉक जो है 18% बढ़ चुका है अक्टूबर से। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ गेन्स हैं। जब ओपन एआई ने अनाउंस किया कि फंडिंग की है उसने $6.6 बिलियन की, और एनवीडिया चिप प्रोवाइड करता है फाउंडेशन मॉडल्स को, जैसे कि ओपन एआई के चैट जीपीटी 4। बहुत सारी कंपनीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्ब्रेस कर रही है। विभिन्न विभिन्न देशों में अगर आप जाएं तो आपको हर जगह सिर्फ एआई के ऊपर डिबेट्स नजर आ रहे हैं एंड अडॉप्शन नजर आ रहा है। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है एआई में, जिसका बेनिफिट क्लियरली एआई चिप मेकिंग कंपनीज को पहुंच रहा है। इतना तो वो कंपनीज नहीं कमा पा रही हैं जो एआई बना रही है, जितना एआई का चिप बनाने वाली कंपनी कमा पा रही है इस वक्त। तो जो बेस्ट जो बिग टेस्ट होने वाला है एनवीडिया के लिए वो सेम है जो इंडियन कंपनीज के लिए था, जहां इंडियन कंपनीज अच्छा नहीं कर पाई। वो है अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स देना। जब शेयर के दाम बढ़ रहे हैं आपके, तो क्या प्रॉफिट उस हिसाब से आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किसके लिए? एनवीडिया के लिए। तो अभी तक ये बीट करते आए हैं सारे एक्सपेक्टेशंस को, बट हमें देखना होगा कि आगे के एक्सपेक्टेशंस ये बीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और यह है इंटरनेशनल आर्टिकल ईयू और चाइना के बारे में। अगर यूरोपियन यूनियन और चाइना की मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे काफी स्कर्मिश चल रहा था दोनों के बीच में। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि चाइना से आने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, सब पे हम 30-40% का टैक्स लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। चाइना को बहुत गुस्सा आया इस बात से कि भाई हमें क्यों आप परेशान कर रहे हो ऐसे, तो हम भी आपके ऊपर कुछ टैरिफ लगाएंगे जो प्रोडक्ट्स हम यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन को ये लगता था कि देखिए चाइनीज गवर्नमेंट ना काफी सब्सिडीज दे रही है अपनी कंपनीज को। मतलब जितनी भी कंपनीज चाइना में कार्स बना रही है उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सब्सिडी मिल रही है, इसीलिए कार सस्ती बेच पा रही है। ऐसा नहीं है कि कार सस्ते बेच बेच इसलिए पा रही है क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती निकाल दी है। तो यूरोपियन यूनियन का जो लॉजिक है वो ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन एंड चाइना ने अग्री किया है कि वो कुछ टेक्निकल नेगोशिएशन करेंगे और ऑल्टरनेटिव निकालेंगे जो इन्होंने टैरिफ लगाया है चाइना बिल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। एंड ऑल्दो काफी गैप्स अभी हैं, यूरोपियन कमीशन ने कहा है फ्राइडे को, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो करीब करीब 35.3% का टैक्स लगाना शुरू करेगा अगले हफ्ते से ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्ट इन चाइना। क्यों? क्योंकि इन्होंने एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन की एंड हमें इन्हें पता चला कि ये कंपनीज काफी ज्यादा सब्सिडीज लेती हैं चाइनीज गवर्नमेंट से, और वो सब्सिडी के पैसे को ये डिस्काउंट में बदल देती हैं और कार को काफी ज्यादा सस्ते दाम पर यूरोप में बेचती हैं, जिससे बाकी कार्स यूरोपियन कार्स नहीं compete कर पाती है, क्योंकि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स है वो इस टाइप की सब्सिडी नहीं दे रही है। तो जो दोनों साइड्स हैं दे आर लुकिंग एट पॉसिबल मिनिमम प्राइस कमिटमेंट्स चाइना प्रोड्यूसर से और इन्वेस्टमेंट्स इन यूरोप एज ऑल्टरनेट टू टैरिफ। तो दो चीजें हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन भी कितना यहाँ पे स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहा है, कर पाएगा नहीं पता नहीं। वो कह रहे हैं या तो देखो एक काम करो कि आप एक पॉसिबल मिनिमम प्राइस कमिटमेंट करो, ठीक है, कि इससे कम में आप नहीं सेल करोगे। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट्स यूरोप में करो, आप यूरोप्स में थोड़ी जॉब लेकर आओ, थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करो, फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप करो, तो यूरोपियन यूनियन को भी फायदा होगा, यूरोपियन कंट्रीज को भी फायदा होगा इससे। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि आप अकेले क्यों कमा रहे हो, हमें भी कमाना है। गवर्नमेंट्स बेसिकली इस प्रिंसिपल पे चलती है। तो यही हमें देखने को मिल रहा है यूरोपियन यूनियन में भी, और हर जगह ऐसा ही होता है। जब भी कोई कंपनी आती है बहुत बढ़िया करती है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री से भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाती है, तो गवर्नमेंट यही कहती है कि देखो
हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं यहाँ पे, हमें आपके अगेंस्ट नहीं है, तो या तो आप हमें टैक्स दो 40-50% या फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करो, यहीं पे कार बनाओ, यहाँ के लोगों का फ़ायदा करो थोड़ा और फिर यहाँ पे कार बेचो। तो यही प्रिंसिपल इंडियन गवर्नमेंट का भी रहता है कई सारी चीज़ों में, कई सारे ट्रेड्स में। तो वी हैव टू सी कि किस तरीके से आगे ये डिस्कशंस जाते हैं। यूएस ने इस पे एक थोड़ा-सा कमेंट भी किया था कि क्योंकि चाइना इतना स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है रशिया को अगेंस्ट यूक्रेन, तो ये तो होना ही था कि आप यूरोपियन यूनियन से भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक एक प्रॉब्लम ज़रूर लोगे ही लोगे। एंड यूरोपियन यूनियन ने ये टैरिफ इसलिए बढ़ाया, यूएस ने ये कमेंट किया क्योंकि चाइना यूक्रेन का नहीं और रशिया का सपोर्ट कर रहा है इतना ज़्यादा। सो ये पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है बट वी हैव टू रियली सी कि आगे किस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं या चेंजेस आते हैं भी या नहीं आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोज़ बनाते रहें, तो ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट्स ड्रॉप करें और लाइक्स ड्रॉप करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।